कौन सा वो जादुई मैकेनिज्म है, वो कौन से ट्रिक्स हैं जो ये सारी बीमारियों को रिवर्स कर देते हैं? एक तो है बड़ा जो स्ट्रिक्ट मेथड है जिसको मैं करता हूँ पर्टिकुलरली रोज़ों में, और मैं बड़ा फॉलो करता हूँ और बड़ा इजी रहता हूँ। रमज़ान के साथ एक स्टिग्मा बन गया हुआ तली हुई चीज़ों का। हाँ, मेरी 45 साल की प्राइवेट प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है कि 1 से 2% पेशेंट ऐसे आते हैं जिन्होंने रोज़ा रखा हो और उनकी शुगर कम हो गई हो, हाइपोग्लाइसीमिया हुआ हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हेल्थ अफेयर्स विद योर होस्ट अरूज बेग। नाजरीन, जैसा कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है, अल्लाह ताला का ख़ास तोहफ़ा मुसलमानों के लिए रूहानी और जिस्मानी पाकीज़गी और सफाई के लिए। तो जैसे कि डायबिटीज़ है, फैटी लीवर है, बीपी है, इसको रमज़ान में कंट्रोल भी किया जा सकता है, रिवर्स भी किया जा सकता है। और रोज़ा, सहरी, अफ्तारी और तर्ज़ ज़िंदगी में कौन सी तब्दीलियाँ जो हैं हमें सेहत की तरफ वापस ला सकती हैं, इसको जानने के लिए आज हमारे सेट में मौजूद हैं डॉक्टर सईद अहमद, सीनियर कंसल्टेंट हैं, फैमिली फिजिशियन हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हम बात कर रहे हैं रिवर्सल की, शुगर की होगी, फैटी लीवर की होगी, बीपी की हो गई। तो रमज़ान में तो हम रूटीन से ज़्यादा पकवान शुरू कर देते हैं, तो क्या इन सारी चीज़ों का रिवर्सल मुमकिन है? बिल्कुल, ये 100% मैं कहूँगा कि ये रिवर्स हो सकता है। और जैसा कि आपने भी अपने इंट्रो में बताया कि ये एक बहुत अच्छा मौका है। एक तो हम जो है रूहानी तौर पे उससे फ़ायदा लेते हैं, मजहबी तौर पे उसके इबादत में जो जितने फ़ायदे वो मिलते हैं, हमें दुआएं करते हैं और अल्लाह ताला दुआएं कबूल भी करता है। लेकिन जिस्मानी तौर पे एज ए डॉक्टर मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा बेहतरीन मौका है कि जिससे हम ये अपनी 7-8 बीमारियों को नंबर 1 कंट्रोल कर सकते हैं, नंबर 2 रिवर्स कर सकते हैं। अब कंट्रोल की जहाँ तक बात करते हैं तो मैं थोड़ा सा बताऊँगा कि कर कैसे सकते हैं। अब रोज़े में आपने देखा कि हम क्या करते हैं कि हम ख़ास मखसूस टाइम में खाना खाते हैं और मखसूस टाइम में खाना बंद कर देते हैं। यानी सुबह हमने सहरी की, बाद में अफ्तारी की, वो फ़र्क 12 घंटे का है, 8 घंटे का है, जितना भी है, तो उसके दरमियान हमने कुछ नहीं खाना। जो मॉडर्न दौर में है, हम इसको नाम कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब नाम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर दिया है। फास्टिंग का लफ्ज़ वही है कि खाली पेट रहना है, खाना कुछ नहीं है। ये जो एक 2 तरह के फास्टिंग है, एक इसको हम कहते हैं ड्राई फास्टिंग, जो कि हम रोज़ा रखते हैं, कि यानी ड्राई फास्टिंग है कि हमने कुछ पीना भी नहीं है, खाने के साथ साथ कुछ पीना भी नहीं है। लेकिन जो दूसरा है इंटरमिटेंट फास्टिंग या रेस्ट्रिक्टेड टाइम फास्टिंग, वो ड्राई फास्टिंग नहीं होता, उसमें हम पीने वाली कुछ चीज़ें हैं जो पी सकते हैं लेकिन खाते नहीं हैं। तो इसमें फ़ायदा जो है ना, ये ड्राई फास्टिंग में, अगर जिस तरह मैं बताऊं या जिस तरह मैंने देखा है ओवर द एक्सपीरियंस और साइंटिफिकली प्रूव किया है, उसमें अगर हम देखें ना तो इसमें 3 गुना ज़्यादा फ़ायदा होता है। यानी अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, पानी वाला रोज़ा रखते हैं कि पानी पी सकते हैं, खाना कुछ नहीं है, तो उसमें फ़र्ज़ करें आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो ये अगर ड्राई फास्टिंग करते हैं जिसमें आपने पीना भी नहीं है, खाना भी नहीं है, तो उसमें आपको 30 नंबर मिलेंगे। सही, उसका फ़ायदा भी ज़्यादा, फ़ायदा 3 गुना ज़्यादा होगा। अच्छा, वो होगा कैसे? थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाऊँगा कि हमारी जो ग़िज़ा है ना, हम जितनी भी खाते हैं पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में आलमोस्ट, तो 80-85% क्या है, अल्ट्रा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है और अल्ट्रा रिफाइंड सीड ऑयल है। ये है 2 चीज़ें इसमें हैं, जो इसके अलावा कोई हमारी ग़िज़ा में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं है। तो जब हम ये अल्ट्रा रिफाइंड चीज़ें खाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि फ़ौरन जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उसको मेटाबॉलाइज करने के लिए, मसल में ले जाने के लिए, फैट सेल में या लीवर में ले जाने के लिए हमें इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो ही हम जितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उतनी ही ज़्यादा इंसुलिन खारिज होती है बॉडी में से। तो शुरू में तो ये होता है। अब उस एनर्जी को जितनी हमने खाई होती है, फ़र्ज़ करें हमें ज़रूरत है 1 रोटी की, तो हमने 1 की बजाय थोड़ी सी ज़्यादा खा ली, साथ सालन खा लिया, बाकी चीज़ें खा ली, तो उसमें जितनी ज़्यादा हमने चीज़ें खाई हैं ना, वो हमारी ज़रूरत के मुताबिक तो वो हमें एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगी या हम इस्तेमाल कर लेंगे उसको। जो बाकी चीज़ें हैं वो बच जाएंगी। वो हमारी बॉडी का या इंसुलिन का काम ये होता है कि वो उसको फ़ैट में कन्वर्ट कर देती है।
फैट में क्यों कन्वर्ट करती है कि ताकि जब आपको खाना पीना ना मिले तो वो फैट आपकी दोबारा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, और जब आप भूखे रहें तो आपकी फैट वो जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम क्या करते हैं, रमज़ान में हमारा खाना पीना जो होता है ना, ये दो साइकोलॉजिकल मिथ्स पे होता है कि सुबह हम सैरी करते हैं तो कहते हैं जी सारा दिन भूखा रहना है, हम ये भी खा लें, ये भी खा लें, ये भी खा लें, हम ओवरलोड कर लेते हैं अपने आप को। फिर उसको हज़म करने के लिए साथ दवाइयाँ खाते हैं, बहुत सारे PPIs या इस तरह की चीज़ें, एंटासिड की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। फिर शाम को हमारे जहन में ये होता है कि हम सारा दिन भूखे रहे हैं तो अब तो कुछ खा लें। तो अब वहाँ भी आपने देखे, अब ये देखें, अभी ये शुरू हो गया रमज़ान, तो जो अफोर्ड कर सकते हैं लोग वो कहीं 100 डिशों के बूफे होते हैं तो वो उड़ाते हैं उसमें। तो उसमें जो मेजर चीज़ होती है वो याद रखने वाली होती है। याद रखें, जो भी चीज़ हम खाते हैं वो 4 से 5 घंटे उसको हज़म करने में लगते हैं। अगले 4 से 5 हज़म भी वो इसी तरह करेगी कि मेटाबॉलाइज कर देगी, कुछ एनर्जी आपकी कंज्यूम हो जाएगी, बाकी ज़्यादातर वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फैट आपकी रिज़र्व हो जाएगी, जिससे आपका वेट बढ़ेगा, इंसुलिन ज़्यादा निकलेगी। और दूसरा काम क्या होता है, अगले 4 से 6 घंटे अगर हम भूखे रहते हैं फ़र्ज़ करें, तो उस 4 से 6 घंटे में क्या होता है कि हमारे लिवर के अंदर कुछ थोड़ी सी शुगर होती है, ग्लूकोज होता है, हमारा लिवर उसको मेटाबॉलाइज करना शुरू कर देता है, कन्वर्ट कर देता है शुगर में, तो हमारी शुगर लो नहीं होती। तीसरा जो नंबर आता है वो आता है वो ऑटोफेजी, हम इसको कहते हैं। तो ऑटोफेजी बेसिकली क्या होती है, हमारे सेल के अंदर हर बॉडी के खुलिये में एक लाइसोसोम जगह होती है जो कि जितने भी बैड प्रोटीन्स, गलत बैक्टीरिया, फंगस, ये चीज़ें होती हैं, ये होती तो बेसिकली प्रोटीन ही है। तो इस प्रोटीन को वो अपने अंदर जमा करता रहता है। फिर उसको जो है जब ऑटोफेजी शुरू होती है तो हमारे जिस्म में अल्लाह पाक ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि उसी को एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि आपसे 4 से 6 घंटे गुजर जाते हैं। तो 18 घंटे के बाद आपकी जो फैट है, जो रिज़र्व है, वो उसकी बारी आती है कि हम कैसे उसको मेटाबॉलाइज करें, हज़म करें। तो इसलिए अगर आप 12 घंटे का रोज़ा रखते हैं और फिर आप खाते भी ज़रूरत से ज़्यादा हैं और खाते भी अल्ट्रा रिफाइंड चीज़ें हैं, तो फिर ना तो आपका वज़न कम होगा, ना आपकी शुगर कंट्रोल होगी। कौन सा वो जादुई मैकेनिज़्म है, वो कौन से ट्रिक्स हैं जो ये सारी बीमारियों को रिवर्स कर देते हैं? एक तो है बड़ा जो स्ट्रिक्ट मेथड है जिसको मैं करता हूँ पर्टिकुलरली रोज़ों में, और मैं बड़ा फॉलो करता हूँ और बड़ा इजी रहता हूँ। दूसरा तरीका ऐसा है कि जो हम हमारे जहनों में ये चीज़ बड़ी ज़रबर बुरी तरह घुसी हुई है कि आप खाएंगे नहीं तो हमारी शायद शुगर लो हो जाए, कमज़ोरी हो जाए, हमें आंखों के आगे अंधेरा आ जाएगा, ये हो जाएगा। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, ये हमारी फीलिंग होती है या हम नफसियाती तौर पे इस पे होते हैं, वरना कुछ भी नहीं होता। जिस बंदे के अंदर जिसका वज़न अपने कद से या इंचेस में अगर उसका वेट 1 kg भी ज़्यादा है, 1 किलो भी ज़्यादा है, तो 1 किलो का मतलब है वो अगर 8 से 10 दिन भूखा रहे, बिल्कुल कुछ ना खाए, सिर्फ पानी मिल जाए उसको, तो ना उसको कमज़ोरी होगी, ना उसका ब्लड शुगर लो होगा, ना और कुछ भी होगा, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा रिज़र्व एनर्जी आपके अंदर मौजूद है कि आप 100 ग्राम जो फैट है वो मेटाबॉलाइज करके आपकी एनर्जी जो है वो कितनी बनेगी, 900 कैलोरीज़ के बराबर। तो 900 कैलोरीज़ आम हमारा ऑफिस वर्कर जो है या दफ्तर में काम करने वाला बंदा कंज्यूम ही नहीं करता, यानी उसको मेटाबॉलाइज ही नहीं करता। तो हम खाते कितनी हैं, हम कम से कम 3000 कैलोरीज़ खा जाते हैं अगर हम काउंट करें तो जो एक्स्ट्रा 2000 कैलोरीज़ है वो हमारी फैट में कन्वर्ट होती है और हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ये बुनियादी चीज़ है समझने वाली। अच्छा, जो मैं तरीका करता हूँ, मैं अपना बता देता हूँ आपको कि मैं सहरी के वक्त कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अफ्तारी में करता हूँ, खाता हूँ उसमें, या रोज़ा एक रोज़ा खोला आपने खजूर से खा लें, ये समझ लें कि सुन्नत है, वरना ज़रूरत नहीं है। सहरी में, अफ्तारी में एक खजूर से रोज़ा खोलें, और मैं 3-4 किस्म का ड्रिंक बनाता हूँ। वो ज़रा सोचने वाली, या तो मैं 2 से 3 चम्मच खट्टा दही लेता हूँ, उसमें 2-3 चम्मच जो है वो मलाई डाल लेता हूँ, क्रीम डाल लेता हूँ, और उसमें 2 खीरे डालता हूँ मैं उसमें,
एक टमाटर डालता हूँ, खमीरा डाल के उसमें ग्राइंड करके पानी डाल लेते हैं, नमक डालता हूँ लाजमी उसमें। उसको मैं अपना फर्स्ट ड्रिंक समझता हूँ। वो अगर 2 गिलास है, 4 गिलास है तो उसको मैं पी लेता हूँ। उसके बाद नमाज वगैरह से फारग होके तो मैं 300 350 ग्राम गोश्त, कीमा, बड़ा कीमा, छोटा कीमा, या उसमें कुछ सब्ज़ी डाल लें या उसमें कुछ दाल डाल लें, उसको सरसों के तेल में या देसी घी में पकाते हैं, या उसमें घी ना भी डालें तो उसमें थोड़ा सा 3 से 4 चम्मच जैतून का तेल डाल लेते हैं। ठीक है। तो उसको फिर चम्मच से खाते हैं, साथ सैलेड खा लेते हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हम 8 बजे तक, अगर 6 बजे रोज़ा खुलता है तो 2 से 3 घंटे हमारा ईटिंग टाइम है। ये आप स्ट्रिक्ट वाली बता रहे हैं? ये जो स्ट्रिक्ट है जिसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, जिसमें आपको 100% बेहतरीन फ़ायदा होगा। उसके बाद जो है ना 8-9 बजे के बाद, यानी 3 घंटे आपने ईटिंग विंडो रखी अपनी, रोज़ा खोल के अफ्तारी करके, तो फिर आप पानी पीते रहें, ब्लैक टी पिएं, ब्लैक कॉफ़ी पिएं, नींबू पानी पिएं, नमकीन या ग्रीन टी पी लें। सहरी के वक्त आप सोए रहें बिल्कुल, और सिर्फ आप बता दें घर वालों को कि मुझे सिर्फ उठाना है उस वक्त जब अजान होने से थोड़ी देर पहले। अच्छा। तो उस वक्त मैं क्या करता हूँ, 2, 3, 4 गिलास पानी पी लेता हूँ, जितना पी सकता हूँ, हल्का सा नमक डाल के वो पानी पी लेता हूँ या नींबू पानी पी लेता हूँ। बाकी नमाज से फारग होकर फिर अपनी रूटीन में हम चले जाते हैं। तो नेक्स्ट डे भी फिर हम ये इसी तरह करते हैं। फिर मैं कभी कभार ऐसा करता हूँ कि अफ्तारी नहीं करता, मैं अफ्तारी में कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ वो जो मैंने बनाया है और ड्रिंक बनाया है वही पी लिया। मकसद उसका ये है कि आपने लॉन्ग फास्टिंग करनी है, 36 घंटे करनी है फास्टिंग, या 48 आवर्स करनी है। तो उसमें आपको फिर क्या होगा, उसमें आपकी जितनी फ़ैट है ना वो आपकी मेटाबॉलाइज होकर आपकी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और आहिस्ता 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 आपका वेट भी कम होगा। आपका हाइपर इंसुलिनीमिया और इंसुलिन रेजिस्टेंस यूँ ठीक होगी, ऐसे चुटकी में 1 महीने में ठीक हो जाए। 1 महीने में आपको इतना ज़बरदस्त फ़ायदा होगा अगर आप इस पे फॉलो करें। जो दूसरा तरीका है, इसको मैं ये कहता हूँ कि इसमें थोड़ी सी लिबर्टी है या आज़ादी देते हैं हम। उसमें हम इसी तरह कहते हैं कि आप कोई ड्रिंक बना लें, आप जिस तरह 1 लीटर पानी लें, थोड़ा सा नमक डालें, 1 चम्मच कॉफ़ी डाल लें आप, या 1 कप कावा बना के ना उसके अंदर चीनी, गुड़, शक्कर या दूध नहीं डालना, उसको पानी में डाइल्यूट कर लें आपने वो पीना है आपने। या वही जो मैंने आपको बताया है कि आप जो लेके आप खीरा लेके उसका ड्रिंक बना लें उस तरह करके। तो जो भी आपको पसंद हो, या अल्टरनेटिव आप करते रहें, या सादा पानी भी पी सकते हैं, लेकिन सादा पानी ज़ाहिर है उस टाइम पीना बड़ा मुश्किल होता है या नहीं पिया जाता ज़्यादा, तो ये चेंज कर लें। उसके बाद आप खाना खाएं, खाने में सबसे पहले आप सैलड खाएं। आप सैलड में है खीरा, टमाटर, शिमला मिर्च, ब्रोकली, बंद गोभी, सफ़ेद गोभी, गाजर, मूली, चुकंदर, आइसबर्ग, ये सारी चीज़ें लें। इनको बेशक चाहें तो हल्का सा स्टीम कर लें, एक जैतून के तेल में 1 चम्मच में, और उसमें आप 12 से 15 बादाम डालें बगैर छिलके के, या 5 अखरोट डालें, या इतना मुट्ठी भर पिस्ता डालें, या उसमें मुट्ठी भर आप जो है ना वो डाल लें। तीसरा इसमें ऑप्शन है कि आप 4 अंडे लें, 4 अंडे जर्दी समेत आप या बॉयल कर लें और उसी सैलड में मिक्स करके वो बना लें। ऊपर 2, 3, 4 चम्मच जो है जैतून का तेल डाल लें। इसको आप चम्मच से खाएं आप। इसके बाद आपको कोई ज़रूरत शायद ना हो कुछ खाने की, या ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत हो तो आप, जो लोग रोटी सेक के बगैर नहीं रह सकते, वो छोटी सी चपाती खा लें, और उसमें जो है आप गोश्त के साथ खाएं। मल्टीग्रेन आटा यूज़ कर सकते हैं। मल्टीग्रेन जो है ये फैशन है, फ़ायदा इसका कोई नहीं है। अच्छा। उससे बेहतर है कि आप जौ की छोटी सी रोटी खा लें, उसमें जो है ना इंसुलिन का इंडेक्स बहुत कम है, यानी थोड़ा है, दूसरे ग्रेन के मुकाबले में इसका थोड़ा है। इसका मतलब ये है कि जब हम खाते हैं ना इस तरह का आटा, तो उससे इंसुलिन एकदम बाहर नहीं आती। तो ये हमारा पहला अफ्तारी होगी। सहरी के वक्त अगर आप देखें तो आप अंडे खा सकते हैं, फ्राई कर लें, या उससे जिस तरह है तो वो खाएं, पानी पिएं, 1 कप चाय पी लें। तो ये तो कन्वेंशनल तरीका है। जो रात वाले अंडे हैं उनको आप सुबह शिफ्ट कर लें, या अगर आप बहुत अच्छा करते हैं तो ड्राई फ्रूट जो आपने शाम को खाया है, सैलड खाया है, इसको आप अर्ली मॉर्निंग कर लें और उसके साथ चाय वगैरह पी लें, जिस तरह भी है। जो चाय आप सहरी में या अफ्तारी में पिएं उसमें आप थोड़ा सा दूध डाल लें, लेकिन चीनी, गुड़, शक्कर नहीं डालना।
तो ये अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका होगा क्या, वही तरीके 3-4 स्टेजेस हैं। हाइपर इंसुलिनीमिया, अगर हाइपर इंसुलिनीमिया के साथ साथ आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो आपकी शुगर ज़्यादा होगी। शुगर अगर ज़्यादा होगी तो शुगर आपकी कम होना शुरू हो जाएगी। शुगर उसी वक्त आपकी ज़्यादा होगी या इंसुलिन की आपकी सर्ज उसी वक्त आएगी जब आप ये चीज़ें खाएंगे, नान, कुलचा, रोटी, डबल रोटी, बोतल जूस, दूध, दही, फल और चावल। जब ये चीज़ें आप खाएंगे तो लाजमी तौर पे इंसुलिन निकलेगी। तो हम इंसुलिन का रास्ता बंद कर रहे हैं, उसका दरवाज़ा बंद कर रहे हैं। सर हम तो रोज़े शुरू होते ही तली हुई चीज़ें, आलू, समोसे, पकोड़े, चिप्स, ये सारी चीज़ें शुरू कर देते हैं, बल्कि रमज़ान के साथ एक स्टिग्मा बन गया हुआ तली हुई चीज़ों का। हाँ। तो ये फैटी लीवर के लिए क्या दुरुस्त ये अमल है? इंतहाई नुकसानदेह हैं, मुज़र सेहत हैं। मैंने अक्सर ये देखा है, मेरी 45 साल की प्राइवेट प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है कि 1 से 2% पेशेंट ऐसे आते हैं जिन्होंने रोज़ा रखा हो और उनकी शुगर कम हो गई हो, हाइपोग्लाइसीमिया हुआ हो। अदरवाइज़ बेशुमार लोग होते हैं जिनकी आते हैं वो किसी और तकलीफ़ से हैं, नज़ला ज़ुकाम खांसी की वजह से या कोई ज़ख़म हो गया उसकी वजह से आते हैं, या कहते हैं पोलीयूरिया होना शुरू हो गया। तो उनकी शुगर जो है, पोलीयूरिया का मतलब है बार बार पेशाब आना। तो बार बार जब पेशाब आता है रोज़ों में पर्टिकुलरली, तो मैं कहता हूँ इसकी शुगर 300 से ऊपर है। तो जब हम वाकई चेक करते हैं तो पहले तो मरीज़ जो है ना वो उछलता है, कहता है जी मुझे तो शुगर थी ही नहीं, है ही नहीं है। तो एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आपने शुगर के मामले में सोचना है या ये मेटाबॉलिक डिजीज़ में सोचना है तो आप फास्टिंग शुगर, खाली पेट शुगर, नाश्ते के बाद 2 घंटे वाली शुगर या HbA1c इस पर रिलाई ना करें। अच्छा। ये आपको हमेशा धोखा देंगी। अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं कि जब हम उन्हें शुगर चेक करते हैं तो वो 200 से ज़्यादा होती है, लेकिन वो कहता है जी मेरी 3 महीने वाली शुगर HbA1c तो वो बिल्कुल ठीक है। वो डॉक्टर साहब ने कहा कि वो, क्योंकि वो तो 3 महीने का रिकॉर्ड आपको देगी ना, एवरेज देगी। तो आपकी कभी शुगर ज़्यादा होगी, कभी कम होगी, कभी ज़्यादा होगी, आपने खा लिया ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लिया तो बहुत ज़्यादा हो गई। इसी तरह जिस तरह अभी आपने बात की है ये समोसों की, अभी आप देखें कि समोसों में क्या बुरी चीज़ है। एक तो अल्ट्रा रिफाइंड आटा जिसको मैदा कहते हैं उसके अंदर है, फिर उसके अंदर आलू है। आलू एक वाहिद ग़िज़ा है जिसमें खाने से सबसे ज़्यादा इंसुलिन खारिज होती है और सबसे जल्दी इंसुलिन खारिज होती है। तो ये तो हम बहुत इस्तेमाल करते हैं रमज़ान में, चिप्स बना रहे हैं, चिप्स बना रहे हैं, उसमें बना रहे हैं, बल्कि ये जितने भी मैंने बड़ा गौर से देखा कि ये जितनी हलीम बनाते हैं, ये चीज़ें बनाते हैं, इसमें भी इन्होंने यही स्टार्च डाला होता है। या पोटैटो स्टार्च होता है या ग्रेन स्टार्च होता है। और वो पोटैटो स्टार्च वो खा हम सालन रहे होते हैं, हम कहते हैं कि इसमें क्या है, ये तो कड़वा है, मिर्चें हैं इसमें, तो इसमें शुगर नहीं है। तो वो आप बड़े शौक़ से हम भी खाते हैं, हलीम भी खाते हैं, निहारी भी खाते हैं। तो सालन को गाढ़ा करने के लिए ये चीज़ें अंदर उसमें स्टार्च डालते हैं जो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है, सबसे ज़्यादा हाइपर इंसुलिनीमिया करता है। अब इसमें हमने 2 चीज़ें देखी कि शुगर को है, शुगर वाले मरीज़ों को लाजमी चाहिए कि कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो हमें इसमें नहीं खानी चाहिए, जो मतलब इतनी परहेज़ नहीं कर सकता वो ज़ाहिर है उसने रोज़ा तो रखना ही है। तो उसके लिए ये गाइडलाइन ये है कि ये सल्फोनाइल यूरिया वाली दवाइयाँ, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, सल्फोनाइल यूरिया वाली आप अपने डॉक्टर साहब से पूछ लें या स्टोर वाले से पूछ लें, जिसमें सल्फोनाइल यूरिया वाली दवाई है ना वो तो बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। और अगर आपने बड़ी मजबूरी भी है इस्तेमाल करनी है तो सहरी के वक्त नहीं इस्तेमाल करनी, उसको आपने शाम को ले आना है, जिसके बारे में अमूमन डॉक्टर साहब समझाते हैं कि ये आपने खाने से खाली पेट आधा घंटा पहले लेनी है। उसका मतलब ये होता है कि वो आपकी इंसुलिन पहले ही निकालेगी। तो अगर आपने सुबह खाई हुई है तो इंसुलिन अगर ज़्यादा निकल आई तो आपको शुगर लो कर देगी, आपको मुसीबत पड़ जाएगी, आपको रोज़ा अफ्तार करना पड़ जाएगा या कोई और भी मसला हो सकता है। तो एक तो ये दवाई है। बाकी जितनी भी दवाइयाँ हैं ना वो अगर आप, बेहतर ये है कि सुबह की बजाय शाम को लें। दूसरी बात, जो इंसुलिन लगाते हैं जो पेशेंट या इंसुलिन लगा के रखते हैं उसमें बेहतर यह है कि वो लॉन्ग एक्टिंग जो 24 घंटे इंसुलिन असर करती है उस पर शिफ्ट हो जाए।